हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और एकदम पढ़ाई से अच्छे से तरीके से चल रही होगी। देखिए ना, हम लोगों ने पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। फिर सेकंड चैप्टर हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। गॉस थ्योरम के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो कौन सा है? कैपेसिटेंस। कौन सा है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बाद हमारी पहली यूनिट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अभी तो सारे के सारे चार्जेस एक जगह रुके हुए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक थी ना, तो स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात हो रही थी। अभी चार्ज मूवेबल हो जाएंगे तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की दो चैप्टर्स हैं, वो ख़त्म करके फिर उसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक चीज़ की आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मेरा भी भला हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आज का जो मेन चैप्टर है वो कौन सा है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के बारे में अगर बात करें, कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अगर कैपेसिटेंस में देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर की बेसिकली यहाँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है? सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर की। देखिए, कंडक्टर के बारे में बात करें, कंडक्टर, और दूसरा अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करूं, देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर के पहले चैप्टर में मैंने डिफरेंस बता चुका हूं। कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो कंडक्टर के अंदर क्या होता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और चार्ज इसमें क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल। और सिर्फ मूवेबल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जो मूवेबल मूव करता है वो कौन करता है? हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल, इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करेगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, मेटल हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? कंडक्टर हैं। और इंसुलेटर की बात करें तो इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ना के बराबर इसमें चार्ज डेवलप्ड होता है, तो वो मायने नहीं रखता हमारे लिए। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और चार्ज जो होता है वो चार्ज जब किसी भी नॉन कंडक्टर को या इंसुलेटर को अगर चार्ज दिया जाता है तो ये इसमें मूवेबल होता है। पर इंसुलेटर की अगर बात करें तो चार्ज हमारा क्या होगा? उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर मान लो ये स्फेरिकल शेल है तो इसको अगर ये नॉन इंसुलेटर है तो ये सारा का सारा चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर इसको मैंने चार्ज दिया तो। ठीक है, और ये हमारा कहीं भी निकाल सकते हैं। इस केसेस में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या कर लेते हैं? ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें इंसुलेटर में और इस चीज़ में बिग डिफरेंस यही होता है मेन चीज़ का, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अच्छा, और बेसिक भी बात करें तो इंसुलेटर में होता क्या है, किस वजह से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और कौन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका भी एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज ऐसी बातें करेंगे जो बेसिक होगा हमारा इसका कैपेसिटेंस का जो बेसिक होने वाला है उसके बाद। अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन में अगर कोई भी ले लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं हमारा कोई भी मेटल ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी का ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, कितने हो गए? 12। कितने हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये कौन सा आ गया? मैग्नीशियम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम में अगर हम जाएंगे तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यही बाद में क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक, और डीप में अगर समझना है तो जैसे मान लेते हैं अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लास्ट सबसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस क्या होता है? हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये और
ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं होता है कि अगर थोड़ी सी भी बाहर से एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ कोई एक्सटर्नल एनर्जी अगर इसको मिल गई तो वो उस एक्सटर्नल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में, वो लाइट हो सकती, हीट हो सकती, किसी फॉर्म में अगर इसको एनर्जी मिल गई तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने आप को क्या कर लेगा, फ्री कर लेगा। और ये जब बाहर आ जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देने पे वो अपने आप को क्या कर लेता है, तुरंत फ्री कर लेता है, वो हमेशा फ्री ही रहता है। हम कंसीडर करते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है तो न्यूक्लियस इतना ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं डाल पाएगा। इस वजह से उसको निकालना आसान होता है। थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी, जैसे ही थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दूंगा, वो तुरंत एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो उसके बाद क्या कर लेगा, फ्री हो जाएगा, अपने आप को क्या कर लेगा, फ्री हो जाएगा। और वही क्या कहलाएगा बाद में, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूँ तो ये देखो, ये क्या करेगा, अपने सेल से ऊपर वाली सेल में क्या करेगा, जंप करेगा। अपने सेल से ऊपर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, और 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ वेट करेगा। 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ वेट करेगा। अगर उतने ही देर में अगर कोई और अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे दी, किसी और अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे दी, तो वो भी क्या हो जाएगा, तुरंत फ्री हो जाएगा। वरना 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो तुरंत क्या हो जाएगा, अपने आप को फिर से उसी स्टेट में जहाँ वो था, जिस सेल के अंदर वो था, वो फिर से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने ली थी वो किसी अदर फॉर्म में उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन का, जो हमारे किसके अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर होते हैं। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, सेमी कंडक्टर की बात करें तो डेफिनेशन याद कर लीजिए सेमी कंडक्टर की क्या होती है, कि जिस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर। दो सब्सटेंस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर लाई बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इंसुलेटर की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारा क्या हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, रबड़, प्लास्टिक, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। इसमें अगर चार्ज जाता भी है तो वो इतनी आसानी से उस पर फ्लो नहीं कर पाता है, मूवेबल नहीं हो पाता है, वो उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से वो चार्ज को कैरी ना करने की वजह से उसमें क्या होता है, वो कोई भी चार्ज उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट ही नहीं होगी। तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन इंसुलेटर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन अ कंडक्टर। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का। अब आते हैं उसके बारे में अब आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो, अब बात करेंगे मेन टॉपिक जो हमारा है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारे चैप्टर का, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब नेक्स्ट हमारी क्या बात करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो कैपेसिटेंस होता क्या है, जनरली जो कैपेसिटेंस होता है वो एबिलिटी बताता है कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है। उसकी एबिलिटी को बताने के लिए हमने एक नया टर्म दिया था, उसको मैंने नाम दिया था क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेसिकली कोई कंडक्टर कितनी चार्ज को होल्ड कर सकता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, वो हमारा क्या कहलाया, कैपेसिटेंस कहलाया। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर a capacitance of a conductor take of a conductor is measure the ability to hold charge, कोई भी कंडक्टर कितनी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, हम ये भी बोल सकते हैं, या चार्ज भी बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, कि कोई कंडक्टर
कितनी चार्ज को कि उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, वो हमारा टर्म यूज़ किया गया। उसके लिए यूज़ किया गया क्या? कैपेसिटेंस। क्या यूज़ किया गया? कैपेसिटेंस। अब देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्ट के होता है। जो चार्ज होता है अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज देखना है तो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? उसके पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज के डिफरेंस की वजह से ही हमारा क्या बनता था? चार्ज के डिफरेंस की वजह से ही हमारा क्या बनता था? पोटेंशियल बनता था। तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्ट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब यहाँ साइन हंसता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? सी। और ये हमारा क्या कहलाया है? Q इज इक्वल टू सी वी। ये पहला फॉर्मूला हमारा डराइव हुआ, Q इज इक्वल टू क्या? सी वी। और यहाँ से अगर C जो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और C का यहाँ फॉर्मूला आया Q बाई वी। Q बाई वी। C का एक और फॉर्मूला, C का एक फॉर्मूला निकल के आया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर अगर आपको निकालना है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस में निकालना है और उसका चार्ज दिया गया है और उसमें बताया गया कि इसका पोटेंशियल कितना है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना दिया गया है और उस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, तो उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो रेशियो, यहाँ से एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस का, द रेशियो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल इन दैट कंडक्टर। जितना उस कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा और जितना वो पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल होगा, उन दोनों का रेशियो भी क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट निकालने की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और वोल्ट की क्या इसकी क्या होती है? पोटेंशियल की वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कूलम पर वोल्ट। या एक और नाम यूज किया गया था, क्या? फैरेड। क्या यूज किया गया? फैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ ठीक, इसको क्या लिया गया? फैरेड। एक और कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं यूनिट, और हमारा क्या? फैरेड। और 1 कूलम वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 फैरेड जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर। 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होगा। ठीक। तो कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी को बताता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्टोरिंग चार्ज। कैपेसिटेंस बेसिकली है क्या? कि एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो बेसिकली बताती क्या है हमें कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपने अंदर। उसी को नाम दिया गया, एक टर्म का यूज किया गया हमारा कैपेसिटेंस का। इसका यूज किया गया कैपेसिटेंस। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। आपके घर में फैन होगा तो फैन में एक छोटी सी डिवाइस देखी होगी जो लगी रहती है, जो ना लगी हो तो चार्ज की वो फैन की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है। उसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। किसका? कैपेसिटर। कैपेसिटर ही एक तरीके का 2 प्लेट होती हैं कंडक्टर की जो आसपास रखी जाती हैं और चार्ज को, उसको चार्ज किया जाता है और वो चार्ज को स्टोर करता है और स्टोर करके उसको यूज़ करता है फर्दर, जिससे हमारी फ़ैन की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसी को हमारा क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। तो वो जो उसमें जो प्लेट लगी होती है वो कंडक्टर की प्लेट होती हैं और वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकती हैं वो डिपेंड करता है कि उसका वो बीच में वोल्ट क्या है और साथ ही साथ उस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उससे हमारा हम मेज़र कर सकते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर या उस कैपेसिटर के अंदर उसकी एबिलिटी क्या है कि वो कितना चार्ज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ये हमारा क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका? कैपेसिटेंस का। ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि चार्ज को कितना वो होल्ड कर सकता है, वो हम किसे बताते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर से बताते हैं। और जिसका फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाई वी आया है। किसी भी चार्ज के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर वो कंडक्टर जो है मेरे पास, वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, उस चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी जो आई उसको एक नया नाम दिया गया, उसके लिए नया टर्म यूज़ किया गया कैपेसिटेंस का। और वही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? Q बाई वी। और यहाँ से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? V के होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट C आएगा और उसी C का फॉर्मूला, इसी C को मैंने क्या बोला? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बोला, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या रखा? Q बाई वी। और C डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। अभी बताया कि कोई कितना चार्ज उस पर स्टोर करेगा तो वो उसकी उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डिपेंड कर रहा है? Q के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये भी याद रखना। और यूनिट फैरेड है या कूलम पर वोल्ट। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। कैपेसिटेंस ऑफ एन
कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर से बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली उसकी स्फेयर की रेडियस दे दी जाती है और रेडियस देके हमें उस पर कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं, अगर ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर पे प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब इस स्फेयर पे निकालना है कि इस स्फेयर का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस स्फेयर पे कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। अब ये मान लेते हैं इसका ओरिजिन है और इसकी जो रेडियस है वो आर है। रेडियस क्या है, आर। इस स्फेयर की रेडियस क्या है, आर। अब इस स्फेयर की रेडियस अगर इस स्फेयर पे, इस पूरे स्फेयर पे अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर आएगा। क्यू बाई आर, स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर ही लेते हैं, क्यू बाई आर। ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बताया था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जब मैंने सबसे लास्ट वाला बताया था कि किसी भी स्फेयर के अंदर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना वोल्ट होता है, कितना वोल्ट पोटेंशियल होता है जबकि उसके सरफेस पे चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 केसेस बताया था, याद होगा। पहला मैंने किस पे बताया था, सेंटर पे बताया था, दूसरा मैंने सरफेस पे बताया था, और तीसरा मैंने एट पी पॉइंट, मतलब सेंटर सरफेस से कुछ दूरी पे हमें अगर निकालना हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ों पे बात मैं कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन लिंक कर दूंगा वीडियो की, या आई बटन पे क्लिक कर दूंगा, जाके फटाफट देख लेना। ठीक, तो वी आ गया। अब देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 और क्या है, क्यू बाई आर। क्यू बाई आर, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। अब नीचे वाला जो पूरा टर्म है 4πε0 आर, ये पूरा को पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सी का कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4πε0 और आर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये आर है हमारी। और किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है कि वो स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला आया क्या, C = 4πε0 और यूनिट क्या आ गई, फैरेड, जिसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कभी कभी यूनिट जो ज़्यादातर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो फैरेड की यूनिट कई बार माइक्रो फैरेड में लिखी जाती है, नैनो फैरेड में लिखी जाती है। ठीक, नैनो फैरेड, ये हमारा माइक्रो फैरेड। तो देखो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ फैरेड और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ फैरेड, ये याद रखिएगा। ठीक है, पीको भी बोला जाता है, पीको मतलब होता है 10⁻⁻12, पीको फैरेड मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड। 10⁻⁻, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है माइक्रो, नैनो और पीको का। तो नैनो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है, नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है, और पीको मतलब होता है 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से एक और चीज़, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, याद है ना, सब शुरू से बताते आ रहा हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई। आर हमारा रेडियस है, और अगर मैं 4πε0 की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹। देखो, 1/4πε0 की 9 × 10⁹ होती है। अब ये ऊपर चला गया, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। ठीक, ये हमारी क्या होती है, 4πε0 की वैल्यू होती है। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं कि जैसे मान लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस मान लेते हैं कितनी है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन इसी में ट्राई कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं। मान लेते हैं कि एक यही चार्ज कैपेसिटर है और इस चार्ज जो कंडक्टर, स्फेयर कंडक्टर है, इसकी रेडियस हमारी 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो बताओ इस स्फेयर के ऊपर चार्ज कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सी का फॉर्मूला 4πε0 किंतु आर होता है। सी रखा, 1/9 × 10⁻9 रख दिया, और यहाँ पे क्या रेडियस 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में किया तो 10 की पावर कितना आ गया, -2। 9 से 9 हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सी 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और -2 अलग है, तो -9 और -2 कितना हो जाएगा, 10⁻11 फैरेड।
ये हमारा क्या होगा, इस कैपेसिटेंस होगा इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। ठीक, ये छोटा सा क्वेश्चन करके भी देख लिया मैंने। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका था, स्फेरिकल कंडक्टर पे कितना कैपेसिटेंस स्टोर होता है। और एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, वो एकदम नज़र गड़ा के देखिएगा इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। सी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। मतलब किसी भी स्फेयर का अगर रेडियस बढ़ा देंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेडियस अगर घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस घटाने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, अब और ज़्यादा कोरिलेट करना है तो देखो, अभी शुरू में मैंने बताया था सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, क्यू पे। जब इसके हम रेडियस घटाएंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इस पे क्यू की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यू की मात्रा कम होगी तो सी की मात्रा ऑब्वियसली सी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेडियस पे भी देख सकते हैं, रेडियस घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल कंडक्टर के अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ये हमारा उसका क्या था, बेसिक पॉइंट था जो हमारा यूज़ करना था उसमें। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर के अंदर पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, जो मन में है वो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उससे हमें निकालना है। दिल गले शाम डले, चुक 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 चुक। पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिससे वो क्या करता है, जब किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज कर दिया जाए तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो हमें देखना है। अब देखो, इसमें अगर पहले देखें कि तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब देखो, किसी भी अगर हम ऑब्वियसली सी बात है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वर्क डन आएगा ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वर्क डन आएगा ही आएगा। तो जो वर्क डन होगा, जो स्मॉल वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर होगा। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का वर्क डन बाई चार्ज था, वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकाले, वोल्ट इंटू चार्ज। अब ये स्मॉल एरिया पे बात हो रही है, और जब जीरो से क्यू की तरफ करेंगे तो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए परेशान होगा। ठीक, अब ये स्मॉल एरिया पे अगर बात है, वी की वैल्यू अगर ऊपर वाली पुट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बाई सी, और ये क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। अब देखो, जो कोई भी अगर कंडक्टर होगा तो वो चार्ज होगा जीरो से लेके क्यू तक। क्यू चार्ज मान लेते हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से लेके क्यू चार्ज तक वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर डी डब्ल्यू आ जाएगा, इधर इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जीरो से लेके क्यू चार्ज तक। लिमिट हमने फिक्स कर दी कि जो वर्क डन होगा वो इंक्रीजिंग द चार्ज कंडक्टर, जो चार्ज को इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके क्यू चार्ज तक इंक्रीज करेगा उस कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज आएगा। ठीक, क्यू बाई सी, और हमारा क्या आ गया, डी क्यू आ गया। अब देखो, सी शुरू में बताया था क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सी कांस्टेंट होने की वजह से उसको क्या निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया डब्लू, डब्लू धमाल वाला डब्लू, 10 करोड़ मिलेंगे इसके नीचे। ठीक, अब ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आगे आ गया क्यू डी क्यू, और इसी को इंटीग्रेट करना है, और लिमिट हमें क्या रखनी है, जीरो से लेके क्यू तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो q की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आ गया क्या फॉर्मूला। अगर मैं इसको और सिंथेसाइज वे में लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। और वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यू का भी फॉर्मूला यहीं से आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये पहला फॉर्मूला आया किसका, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और कैपेसिटेंस, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अगर मान लो अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों के चार्ज में नहीं दिया गया, वोल्ट में दिया गया है, तो देखो वोल्ट का भी फॉर्मूला निकाल देते हैं।
वोल्ट में हमने लोग को क्या बताया था, C इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इस Q की जगह पे बस CV पुट कर दो, तो U का फॉर्मूला नया क्या बनेगा, 1/2 C² V² डिवाइडेड बाई C। एक C से एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 CV², 1/2 CV²। तो दो फॉर्मूले निकल के आए पोटेंशियल एनर्जी के। पहले अगर फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला है 1/2 Q² C इन द फॉर्म ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज के केस में जब बात करी तो Q² C आया, और दूसरा अगर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो Q=CV²। ये दो फॉर्मूले हमारे किसके आए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर के ऊपर, कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले निकल के आए, 1/2 Q²C, 1/2 CV²। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, V=Q/C, जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उस चार्ज कंडक्टर के ऊपर वो Q/C होगा। वर्क डन अगर होगा तो वर्क डन जो होगा वो dQ के बराबर होगा, और ये हमारा V का फॉर्मूला यहाँ से हमने पुट कर दिया, Q/, क्या आ गया, C आ गया, Q/C। अब ये हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर देगा, और इंटीग्रेट करने पे जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज करेगा 0 से Q तक चार्ज को चार्ज करते हुए कंडक्टर को। अब C एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, Q dQ का होगा, n+1 डिवाइड बाई n+1 लगा दिया, और साथ ही साथ यहाँ लिमिट भी थी 0 से लेके Q तक, 0 से लेके Q तक। अब जब Q वाला टर्म रखेंगे तो Q आ जाएगा, 0 वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली कर लिया, जगह की भी कमी थी। तो 1/2 Q²/C ये पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा, अगर Q = CV रखते हैं तो CV रखने से C² V² हो जाएगा, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया है, 1/2 CV²। तो दो फॉर्मूले यहाँ से निकल गया है, U = 1/2 Q²/C = 1/2 CV²। ये दो फॉर्मूले हमारे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर के निकल गए हैं। ठीक, सब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैपेसिटर के लिए बात करेंगे। कैपेसिटर में हम बेसिकली कैपेसिटर कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, कैसे वो एरिया पे डिपेंड करते हैं, कैसे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वैसे मुझे इंसुलेटर के टाइम बता देना चाहिए था पर मेरे दिमाग से फॉरगेट हो गया, पर वो चीज़ मैं भी बताऊंगा। एक बेसिकली इंसुलेटर जो होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है, जो हम प्लेस करते हैं किसी भी चार्ज के किसी भी पैरेलल प्लेट चार्ज कंडक्टर के बीच में, जो इंक्रीज कर देता है क्या, कैपेसिटेंस, जो चार्ज के कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, तो वही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक, वरना लास्ट में जब आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला भी निकल के आएगा, उसमें मैं डेफिनेशन भी लिख पाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट था, जो जिसमें मैंने सबसे पहले बेसिक बात करी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, उसके बाद मैंने बात करी कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस बताने के बाद मैंने स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर कितना कैपेसिटेंस होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरी चीज़ आज ये मैंने बात किया पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर कितनी होती है उसके बारे में बात करती। ठीक है, ये हमारा हो गया पहली पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिट हो गया। थैंक यू सो मच।